नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल विद केजे। बहुत दिन के बाद आ रहे हैं। तो आप देखिए कि अभी जस्ट यूपीएससी का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, तो अब उसके बाद बहुत सारा अपडेट्स जो आ रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम रखे हैं वो डॉटर्स हैव इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी नया जजमेंट आया है। ठीक है, हम लोग उसी पे बात करेंगे, फुल डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है डॉटर्स हैव इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, ये जो है कभी नहीं था। महिलाओं को इक्वल राइट जो है शुरू से हमारे देश में जो है कभी भी इस ढंग का नहीं रहा था। ठीक है, और ये जो है ये हम लोगों को कहाँ से ड्राइव हुआ था ये हम बताते हैं आपको। मिताक्षरा लॉ इसको कहते हैं। ये एक तरह से रिलीजियस बेसिस पे, जैसे कि इंडिया में जैसे 3-4 रिलीजन है, जो भी रिलीजन है, 4-5 जो भी रिलीजन है, उन सब का अपना अपना बेसिक जो लॉ है उस लॉ के हिसाब से जो है उनके अंदर राइट्स का जो है डिवाइडेशन है। ठीक ना। तो जैसे मुस्लिम का जो मुस्लिमों लोग का भी जो है वो 1937 का जो एक्ट है एक, ठीक है, उसके तहत जो है ना उन लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स जो है जिस ढंग का है वो उनको दिया गया है। ठीक है, मुस्लिम फॉलो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से हिंदू में जो है, हिंदू में मिताक्षरा लॉ, ठीक ना, जो कि लिया गया था, ठीक ना, यज्ञवल्क्य स्मृति से, यज्ञवल्क्य स्मृति से लिया गया। और मिताक्षरा लॉ के तहत जो है इसमें वीमेन को कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं दिया गया। और उसी को फॉलो करते हुए, और उसी को मतलब क्या है कि जैसे कि कुछ कट्टरपंथियों को और कुछ लिबरलों को, दोनों को मिला करके जो है एक मतलब जो है ना लॉ लाया गया 1956 में। ठीक ना। तो 1956 में जो लॉ लाया गया उसमें वुमेन्स को जो है जो पुराना एंसेस्टर्स का जो प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं दिया गया, जो कि किसी मतलब हस्बैंड द्वारा या फिर उसके किसी महिला के पिता का जो संपत्ति उनके द्वारा अर्जा गया, मतलब कि जो है एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ उसमें हक का जो है वो बनाया गया। ठीक ना। मगर पत्नी के केस में जो है उसमें एंसेस्टर में भी हिस्सा दिया गया, मगर जो है पुत्री के केस में जो है वो एंसेस्टर जो संपत्ति थी उसमें हिस्सा नहीं दिया गया था। और उसमें भी एक केस था कि जब अगर किसी महिला के पिताजी अगर डेथ कर चुके हैं तो उसमें उनका कोई राइट नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, एक जजमेंट आया 2004 में। ठीक है, और अभी एक नया जजमेंट आया है, हम लोग उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं, जो कि 11 अगस्त 2020 को आया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर, सन इज अ सन टिल ही इज़ मैरिड, मतलब बेटा जो है वो जब तक मैरिड नहीं हुआ तभी तक वो सन है, उसके बाद वो मतलब जो है बेटा का मतलब दर्जा को कम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट एक तरह से। ठीक है, तो इससे अब जो ये 2004 का जो जजमेंट था, ठीक ना, 2004 के जजमेंट में ये किया कि उसमें रिलेटिव वगैरह का जो मैटर था कि मतलब जो है ना उसमें अगर उस किसी का कोई नहीं है तो उसमें कौन जिम्मेदार होगा, कौन उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा। तो इसमें जो पहले का जो कानून था वही अभी भी चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया है, वो उसी तरह से है। तो 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें ये कहा गया कि पेरेंट्सल प्रॉपर्टी जो है वह पेरेंट्स का जो प्रॉपर्टी है उसमें बेटी का इक्वल राइट्स होगा। ठीक है, इक्वल राइट्स होगा। ठीक है, बट एंसेस्टर प्रॉपर्टी में अभी भी नहीं होगा। ठीक है, एंसेस्टर के प्रॉपर्टी में नहीं होगा। और वो भी फिर एक 2008 में एक जजमेंट आया जिसमें कि बता दिया गया कि 20 दिसंबर 2004, 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उस किसी महिला के पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो फिर उसमें उस पुत्री का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है,
तो और 2004 के 20 दिसंबर 2004 के बाद से जो भी होगा उसमें उसका हिस्सा बनेगा। ठीक है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी जो 11 अगस्त 2020 को जो जजमेंट आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर जितना भी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फिर पिता के द्वारा खुद एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, उस पूरे में जो है पुत्री का हिस्सा होगा। और किस कंडीशन में? अगर उसके पिता, ठीक है, 2004 के केस में क्या था कि अगर उसके पिता की मृत्यु 2004 से पहले हो गई है तो उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। ठीक है। बट अगर उसके पिता जिंदा हैं तो उसका हिस्सा होगा। मगर 2020 का जो जजमेंट आया है उसमें ये कहा गया है कि जो है अगर उसके पिता जीवित हैं या मृत हैं, ठीक है, फिर भी उसका हिस्सा बनता है, एंसेस्ट्रल में भी और जो एक्वायर्ड ज़मीन है, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें भी बनता है। मगर इसमें भी 2 कंडीशन है दोस्तों। कंडीशन ये है कि पहला नंबर, अगर उसके पिता ने किसी तरह का विल बना रखा है पहले से, ठीक ना, अगर उसके पिता ने किसी भी तरह का विल बना रखा है पहले से, या किसी को ज़मीन पहले से, या फिर अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे चुका है या डोनेट कर चुके हैं, तो फिर उस पर किसी भी तरह का दावा नहीं चलेगा। ठीक है। और दूसरा कंडीशन भी एक है कि अगर उस प्रॉपर्टी का निपटारा जो है 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका है, मतलब कि मान के चलिए कि किसी पिता की पुत्री है, ठीक है, मगर उसका भाई भी है, मगर उन लोगों का बंटवारा अगर 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका है तो उसमें फिर पुत्री का किसी भी तरह का हक नहीं बनता है। मतलब कि अगर डिस्पोजल हो चुका है 20 दिसंबर 2004 से पहले किसी भी प्रॉपर्टी का, तो उसमें पुत्री का हिस्सा नहीं बनता है। ठीक है। और अब बात करते हैं कि जो है हिस्सा अब किस तरह से बन रहा है पुत्री का। तो अभी जो है दोस्तों इसमें हर तरह से बन रहा है पुत्री का, जितना इक्वल राइट बनेगा। जैसे 1956 में अगर हम देखें तो उसमें जो वो मतलब पिता का एक्वायर्ड ज़मीन था सिर्फ उसी में, या एक्वायर्ड प्रॉपर्टी था उसी में सिर्फ उसका हिस्सा बनता था। ठीक है। तो 2004 में जो है उसको इक्वल कर दिया गया, ठीक ना। बट वो 2004 के एक लिमिट बनाया गया कि 2004 के बाद का ही इस तरह का निपटारा जो है उस ढंग से होगा। तो अभी जो है इक्वल राइट कर दिया गया है। ठीक है, इक्वल राइट कर दिया गया है। तो अब इसमें जो है बहुत सारा विवाद उत्पन्न हो रहा है। आप इस चीज़ को पहले क्लियर कर लीजिए कि इसमें किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी पुत्री, तीनों का किसी भी हालत में अब अगर कानूनन तीनों का बराबर हिस्सा होगा। ठीक है। अगर उसका निपटारा 20 दिसंबर 2004 से पहले नहीं हुआ है तो, ठीक है। अब जो है इसमें कुछ विवादित इस तरह का आ रहा है कि अगर कोर्ट ने, अगर ये जो दहेज प्रथा है अगर इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं करता है, ठीक है, तो फिर इसमें विवाद ये है कि जैसे कि मतलब किसी पिता ने अपनी पुत्री को या किसी भाई ने, ठीक ना, वो मतलब दहेज में दिया बहुत सारा संपत्ति, और फिर जो है उसके बाद भी उसकी सिस्टर अगर मतलब कि दावा करता है प्रॉपर्टी पे, तो उसका निपटारा किस ढंग से होगा। फिर उसके ऊपर मतलब बेटी के ऊपर क्या लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ के बारे में कोई बात नहीं किया गया कि मतलब उसके ऊपर भी कुछ लाइबिलिटीज़ है अपने पेरेंट्स को लेकर के या नहीं। ठीक है। तो ये सब इसमें जो है नेगेटिव पॉइंट्स है। वैसे ये जो है जेंडर इक्वलिटी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, ये जजमेंट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम आपको उसका जवाब देते हैं। ठीक है।